बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल रेशोज़ की लॉजिक और इस्तेमाल की बात करेंगे और उस पर कुछ डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि फाइनेंशियल रेशोज़ क्या होती हैं, क्यों होती हैं, उनको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। लेकिन इससे पहले एक और वीडियो है जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लॉजिक और उसकी बेसिक्स के बारे में बनाई थी। वो अगर आपने नहीं देखी तो आपको इसमें डिस्कस होने वाली चीज़ें शायद ठीक से समझ नहीं आ सकेंगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो पहले देख लें। तो हमने उस वीडियो में ये बात की थी, ये डिस्कस किया था कि हमें फाइनेंशियल किसी बिजनेस से कि में चाहे हम उसके ऑनर हों या मैनेजर हों, तो ऑनर या मैनेजर के तौर पर उसके बारे में कुछ फैसले करने के लिए, या फिर हम इन्वेस्टर हैं या क्रेडिटर हैं जो कि उस कंपनी में के बाहर हैं लेकिन उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या उसको कर्ज पे अपना पैसा देना चाहते हैं, तो हमारा ये इंटरेस्ट होता है, चाहे हम इन चार में से किसी भी कैपेसिटी में हों, चाहे हम ऑनर हैं या मैनेजर्स हैं, इन्वेस्टर हैं या क्रेडिटर हैं, तो हमारा ये इंटरेस्ट होता है कि हम ये मालूम करें कि इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, ये कंपनी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है, ताकि फिर हम फैसला कर सकें कि हम अगर मैनेजर और ऑनर हैं तो हमें इसकी अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उसे बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए। और इसी तरह अगर हम इन्वेस्टर या क्रेडिटर हैं तो हम उसका एनालिसिस करने में इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं ताकि ये फैसला करें कि हम इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें या इसको कर्ज पर दें या ना दें, इससे हमें कुछ हासिल होने के इम्कानात कितने हैं और हमारा पैसा डूबने के इम्कानात कितने हैं। तो इस किस्म के एनालिसिस के लिए उस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तीन जो बेसिक स्टेटमेंट्स हैं वो जनरेट होती हैं। एक बैलेंस शीट, एक इनकम स्टेटमेंट, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस स्टेटमेंट हमें किसी पर्टिकुलर डेट पर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन से आगाह करती है। इनकम स्टेटमेंट किसी खास पीरियड के दौरान उस कंपनी ने जो कुछ अर्न किया है उसके बारे में मालूमात देती है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक खास पीरियड के दौरान कंपनी में आने वाले कैश और कंपनी से बाहर जाने वाले कैश के बारे में हमें एक समराइज्ड इंफॉर्मेशन देती है। ये तीन बुनियादी स्टेटमेंट्स जो हैं ये हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन देती हैं। ताहम ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ इन पर रिलाय नहीं किया जा सकता कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक से जांचने के लिए, बल्कि बाज़ औक़ात इन स्टेटमेंट्स पर, अकेले इन्हीं स्टेटमेंट्स पर रिलाय करना नुकसानदेह साबित हो सकता है और मिसलीडिंग हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये देखें कि फ़र्ज़ कर लें आप एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट देखते हैं और आपको मालूम होता है कि उसने एक साल में $2 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है। आप समझते हैं कि वेल ये तो बहुत अच्छी कंपनी है जिसने एक साल में $2 मिलियन कमाए हैं। लेकिन फिर अगर आप उसके देखें बैलेंस शीट भी, तो आप देखें कि इस कंपनी ने $400 मिलियन के एसेट्स लगाए हुए हैं। $400 मिलियन के इसके एसेट हैं, यानी इसने $400 मिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो अब अगर आप देखें कि $400 मिलियन लगाकर कंपनी कमा क्या रही है, तो आप रिटर्न ऑन एसेट्स कैलकुलेट करें, 2 मिलियन डिवाइडेड बाई 400 मिलियन, तो जवाब आएगा 0.005। इसका मतलब है कि $100 लगाकर कंपनी सिर्फ आधा डॉलर कमा रही है। अब ये सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। आपने जब अकेली इनकम स्टेटमेंट देखी थी तो आपको लगा था कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब जब आपने
एक नंबर इनकम स्टेटमेंट से उठाया, एक नंबर आपने बैलेंस शीट से उठाया और उनकी रेशो कैलकुलेट करके देखी तो बिल्कुल नई किस्म की सूरत हाल इमर्ज हो गई। यानी जो आपको लग रहा था कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अब आपको मालूम हो रहा है कि वो तो बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है। तो ये इसी तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें ये इस बारे में मोहतात रहना चाहिए कि सिर्फ बेसिक जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें आखिरी फिगर देखकर हमें कोई फैसला नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि हमें ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा गहराई में जाकर एनालिसिस करना चाहिए और जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स में मुख्तलिफ नंबर्स हैं उनको आपस में कंपेयर करके एक दूसरे से डिवाइड करके उनकी रेशोज़ निकाल के देखेंगे तो हम पर नई सूरत हाल और ज़्यादा बेहतर मालूमात मुनकशिफ होंगी। तो इस वजह से हम फाइनेंशियल रेशोज को इस्तेमाल करते हैं। और फाइनेंशियल रेशो है क्या? जैसा कि हमने अभी पीछे मिसाल में देखा, ये एक इंडेक्स है दैट रिलेट्स टू अकाउंटिंग नंबर्स एंड इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग वन नंबर बाय द अदर। ये एक इंडेक्स है, आप दो अकाउंटिंग नंबर्स लेते हैं, एक को दूसरे से डिवाइड करते हैं, आपके पास वो इंडेक्स आ जाता है और फिर उसकी बुनियाद पर आप फैसला करते हैं और उसको देखते हैं कि ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। मैं दोबारा से याद करवाता चलूं कि फाइनेंशियल हेल्थ में हमें इंटरेस्ट क्या है कंपनी की। देखें, बिजनेस है तो बिजनेस है ही प्रॉफिट के लिए। गोया के फाइनेंशियल हेल्थ बिजनेस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आपको क्या इंटरेस्ट है? हमें ये इंटरेस्ट है कि अगर मैं ऑनर हूँ तो फिर तो बहुत ऑब्वियस इंटरेस्ट है कि मेरी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। और वो सिर्फ ये जान लेना नहीं है, काफ़ी नहीं है, ये जान लेना मकसद नहीं है, बल्कि हम ये जानना इसलिए चाहते हैं कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, ताकि अगर वो नहीं है अच्छी तो हम बेहतर फैसले करके उसे अच्छा करने की कोशिश करें। इसी तरह अगर हम मैनेजर्स हैं उस कंपनी के, तो भी हमारा यही इंटरेस्ट है कि हमें मालूम हो कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, ताकि हम उसके मुतालिक बेहतर फैसले कर सकें। अगर हम इन्वेस्टर हैं तो भी हमें इंटरेस्ट है कि हमें मालूम हो कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, पहले हमें अच्छी तरह मालूम हो कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है फाइनेंशियली। अगर एक कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही है तो उसमें तो पैसा इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी की बात है, वो हमें नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर हमसे वो कंपनी कर्ज लेने आई है, हम क्रेडिटर हैं, तो भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले देखें कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। तो गोया फाइनेंशियल हेल्थ का बेहतर अंदाज़ा करने के लिए वो अंदाज़ा जो कि महज जो तीन बेसिक स्टेटमेंट्स हैं उन्हें देखकर नहीं होता, हम फाइनेंशियल रेशोज़ यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल रेशो क्या है कि हम मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स में से या एक ही स्टेटमेंट में से दो नंबर उठा के उनमें से एक को दूसरे से डिवाइड करते हैं और हमें कोई ना कोई बेहतर मालूमात हासिल होती है। अब ये किन किन नंबर्स को हम करेंगे, तो ये दो बातें हो सकती हैं। या तो हम बैलेंस शीट के नंबर को ही एक दूसरे के साथ डिवाइड करें, ठीक है, या फिर हम इनकम स्टेटमेंट के नंबर्स को ही एक दूसरे के साथ डिवाइड करें, या फिर हम एक नंबर बैलेंस शीट से लें और एक इनकम स्टेटमेंट से लें और उनको आपस में डिवाइड करें, तो हमारे पास कोई ना कोई रेशो आएगी। अच्छा, अब ये नहीं है कि कोई भी नंबर उठा के उसको एक दूसरे के साथ डिवाइड कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि जिसकी कोई लॉजिक होगी हम उसे एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा करने से कोई 5 किस्म की रेशोज बनती हैं। एक लिक्विडिटी रेशोज, दूसरी फाइनेंशियल लेवरेज रेशोज, तीसरी कवरेज रेशोज, चौथी एक्टिविटी रेशोज और पांचवी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। इनमें से हर एक की कुछ न कुछ मिसालें हम देखते हैं अभी। तो सबसे पहले है जी लिक्विडिटी रेशोज।
लिक्विडिटी रेशोज को समझने के लिए हमें पहले समझना चाहिए कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी रिफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड एसेट्स टू अ कंपनी। अब सवाल ये पैदा हुआ कि लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं। लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स which can be easily and readily converted into cash without much price concession। वो एसेट्स जिनको प्राइस पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो लिक्विड एसेट्स होते हैं। उनमें कैश तो है ही, कैश तो सबसे लिक्विड एसेट है। मिसाल के तौर पर आपके पास इन्वेंटरीज हैं, उनको आप बेच सकते हैं। बिल्कुल खड़े खड़े तो नहीं बेच सकते, लेकिन रिलेटिवली आसानी के साथ बेच सकते हैं और कीमत पर कंप्रोमाइज किए बगैर। लेकिन आप ये देखें कि जैसे बिल्डिंग होती है, एक बिल्डिंग है आपके पास, तो बिल्डिंग को आप बहुत जल्दी नहीं बेच सकते। अगर आप बहुत जल्दी बेचना चाहते हैं तो फिर आपको उसकी प्राइस पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अच्छा खासा, तब जाके वो फौरन बिकेगी। तो लिक्विडिटी क्या होती है कि आपके पास कितने लिक्विड एसेट्स हैं। लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं जिनको प्राइस पर कंप्रोमाइज किए बगैर रिलेटिवली आसानी के साथ कैश में कन्वर्ट किया जा सके। अब ये सवाल है कि हम ये देखना चाहते हैं कि कंपनी के लिक्विडिटी रेशोज कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कंपनी कितनी लिक्विड है। इसका फ़ायदा, भाई ना हो लिक्विड तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखें, लिक्विडिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर है। इसकी एक मिसाल ये देखी दी जाती है कि मिसाल के तौर पर जब 9/11 का वाक़या हुआ था तो वहाँ पे काफ़ी दिनों के लिए स्टॉक मार्केट भी बंद हो गई, बैंक भी, सब बिजनेसेस बंद हो गए। और वो बिजनेसेस बंद होने के नतीजे में कैश भी नहीं थी, कुछ मिल नहीं था रहा, और फिर वो ऐसा सिलसिला चलता रहा कि फिर कई हफ्तों तक बाद में लोगों को टाइम पे तनख्वाहें भी नहीं मिल सकें। तो किसी कंपनी के लिए लिक्विड होना बड़ा ज़रूरी है ताकि उसकी जो कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं वो जल्दी से क्विकली अदा कर सके। अगर वो नहीं कर सकेगी तो फिर उसके लिए नए नए प्रॉब्लम्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो लिक्विडिटी रेशोज में हम आमतौर पर दो रेशोज इस्तेमाल करते हैं, एक करंट रेशो है और दूसरी क्विक रेशो। ये दोनों क्या हैं हम ये देखते हैं। करंट रेशो जो है वो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज होती है। करंट एसेट्स क्या होते हैं, अगेन वही वाले जो कि आसानी के साथ कन्वर्ट हो सकते हैं। करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, जो कि आपने जल्दी से अदा करनी है। कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती हैं जो आपने लॉन्ग टर्म में जाके जो है वो अपनी पूरी करनी है, और कुछ होती हैं जो जल्दी से करनी है। तो करंट एसेट्स को अगर करंट लायबिलिटीज से आप डिवाइड करें, अगर आप यहाँ पे देखें, ये एक पीछे दी हुई है बैलेंस शीट, तो इसमें कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूमुलेटेड टैक्स पेमेंट्स, ये सब चीज़ें क्या हैं, करंट एसेट्स हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इसने एक सब टोटल किया हुआ है करंट एसेट्स का, कि इससे ऊपर वाली जो चीज़ें हैं वो करंट एसेट्स हैं। जबकि ये देखें फिक्स्ड एसेट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट फिक्स्ड एसेट्स जो हैं, इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म है, ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं, ये लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें हैं जो फौरी तौर पर नहीं है। इसी तरह से अगर आप करंट लायबिलिटीज में देखें तो बैंक लोन्स, नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, अक्रूड टैक्सेस, अदर अक्रूड लायबिलिटीज, ये सब करंट लायबिलिटीज हैं, यानी जो रिलेटिवली जल्दी आपने अदा करनी है। अच्छा, फिर कुछ लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, शेयर होल्डर लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, तो वो लॉन्ग टर्म तो आपने लॉन्ग टर्म में अदा करने हैं। जबकि ये जो लायबिलिटीज़ हैं जो आपने जल्दी अदा करनी है वो करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो आप करंट एसेट को करंट लायबिलिटीज से डिवाइड करते हैं। ये अगर हम यहाँ पे देखें तो करंट एसेट की वैल्यू है 2241, करंट लायबिलिटीज जो हैं वो हैं 823। हम इन दोनों को
जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 2.72। अच्छा, अब ये आप खुद देख लें, इसका फार्मूला देखें कि फार्मूला क्या है। करंट एसेट्स ऊपर है और करंट लायबिलिटीज नीचे है। अगर ऊपर वाली अमाउंट बड़ी होगी तो जवाब क्या आएगा? बड़ा जवाब आएगा। ठीक है। ऊपर वाली अमाउंट छोटी होगी तो जवाब छोटा आएगा। अच्छा, फर्ज कर लें अगर करंट एसेट्स जो हैं वो करंट लायबिलिटीज से, अगर करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज दोनों बराबर हों तो जवाब क्या आएगा? एक है। अगर करंट एसेट्स ज़्यादा हों और लायबिलिटीज थोड़ी हों तो जवाब एक से ऊपर आएगा। अगर करंट लायबिलिटीज ज़्यादा हों और करंट एसेट्स थोड़े हों तो जवाब एक से नीचे आएगा। तो जवाब जितना बड़ा होता जाएगा इसका मतलब है हमारे एसेट्स, हमारे करंट एसेट्स हमारी करंट लायबिलिटीज के मुकाबले में उतने ही ज़्यादा हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है। 2.72 का मतलब ये हुआ कि हमारे जो एसेट, अगर हमारे पास 1 रुपया लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, तो हमारे पास करंट एसेट 2 रुपये 72 पैसे है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उससे तकरीबन 3 गुना, 3.25 गुना हमारे एसेट ज़्यादा हैं हमारी करंट लायबिलिटी से, जो कि एक अच्छी बात है। तो आप ये रेशो देखकर कह सकते हैं कि हाँ, ये कंपनी, इसके करंट एसेट ज़्यादा हैं इसकी करंट लायबिलिटीज से, गोया ये अपनी करंट लायबिलिटीज को आसानी से मीट कर सकती है, ये एक अच्छी कंपनी है। लेकिन आप ये बात सिर्फ ये नंबर देखकर नहीं कह सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री में जो बाकी कंपनीज हैं उनकी क्या रेशो है। ये अगर फ़र्ज़ कर लें हमारी 2.72 है और हमें काफ़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन हम देखें कि इंडस्ट्री में जो मीडियन है वो 5 है या 4.5 है, तो फिर उसके मुकाबले में तो हमारा थोड़ा होगा। तो ये रेशोज़ के बारे में ये ख़ास समझने की बात है। मैं इस पर एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त इसलिए ले रहा हूँ कि आगे जितने भी रेशोज़ आएंगे उनको भी आप आसानी से इसी तरीके से एनालाइज करें। आप फार्मूले पर देखें ऊपर क्या है नीचे क्या है, फिर ऊपर वाली चीज़ क्या है उसके बारे में सोचें ये क्या चीज़ है, नीचे वाली क्या चीज़ है, तो आपको फ़ौरन ही समझ आनी शुरू हो जाएगी कि ये जो नंबर जवाब आ रहा है इसका क्या मकसद है। ये थोड़ा होना चाहिए तो अच्छा, थोड़ा हो तो अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा हो तो अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ ये समझाने मकसूद है कि सिर्फ ये नंबर काफ़ी नहीं होगा ये कंक्लूड करने के लिए कि ये रेशो अच्छी आई है या बुरी। उसके लिए हमें इंडस्ट्री का भी डेटा चाहिए होगा कि इंडस्ट्री में बाकी लोगों की ये रेशो क्या आती है। ठीक है। अगर बज़ाहिर तो ये देखने में ठीक लग रही है, लेकिन अगर इंडस्ट्री में इससे ज़्यादा हो तो फिर इसका मतलब है कि ये अच्छी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी बाज़ औक़ात काफ़ी नहीं होता करंट रेशो। ठीक है। यानी करंट रेशो में क्यों काफ़ी नहीं है, आप देखें जो करंट एसेट्स ऊपर हमने लिखे थे उनमें अकाउंट्स रिसीवेबल भी हैं, इन्वेंटरीज भी हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हैं, पता नहीं क्या क्या है। अब इनमें से हर चीज़ एक जितनी लिक्विड नहीं होती, इनमें से हर चीज़ एक जितनी लिक्विड नहीं होती। मिसाल के तौर पर जो कैश है, कैश तो कैश है, अकाउंट रिसीवेबल को उसकी निस्बत रिलेटिवली आसानी के साथ, यानी थोड़ा अकाउंट्स रिसीवेबल को भी निस्बतन आसानी के साथ कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन इन्वेंट्रीज अगर आपके पास कोई पड़ी हुई है तो उनको उतनी आसानी से के साथ शायद कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो हमें अगर वाकई में देखना है कि कोई कंपनी कितनी जल्दी अपनी करंट लायबिलिटीज़ को अदा कर सकती है, तो फिर हमें जो करंट एसेट्स हैं उनमें से इन्वेंटरीज को निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये जो करंट एसेट्स जितने भी हैं उनमें लीस्ट लिक्विड जो है वो इन्वेंटरीज हैं। तो हम करंट एसेट्स में से इन्वेंटरी निकाल दें और फिर उसको करंट लायबिलिटीज़ के साथ हम डिवाइड करें। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये हमारे करंट एसेट्स से 2 2 4 1, उसमें से हमने अपनी इन्वेंटरीज निकाल दी विच इज़ 1329,
ठीक है, और फिर उसको करंट लायबिलिटीज से हमने डिवाइड किया, तो अब ये देखें ये 1.11 आ गया है। ठीक है, 1.11 का क्या मतलब है कि हमारे करंट एसेट्स में से इन्वेंटरीज निकाल कर भी हमारे जो करंट बाकी रहने वाले बाकी मानदा करंट एसेट्स हैं वो हमारी करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा ही हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन दोबारा से ये सवाल आएगा कि इंडस्ट्री में बाकी क्या चल रहा है, बाकी जो कंपनीज हैं उनकी क्या रेशो है ये वाली। अगर वो इसी के करीब करीब ही है तो फिर हमारी भी ठीक है, अगर वो उससे कम या ज़्यादा है तो फिर हमें कुछ उसकी अलग इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। तो ये दो थी जी लिक्विडिटी की रेशोस, जो कि हमें दिखाती हैं कि हमारी कंपनी कितनी, उसकी लिक्विडिटी कितनी है, यानी वो कितनी आसानी के साथ अपनी जो है लायबिलिटीज़ हैं, करंट लायबिलिटीज़, उनको अदा कर सकती है। अब दोबारा से याद करें कि ये इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ जो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें आखिरी नंबर देखने से पता नहीं चल सकती थी। अच्छा जी, दूसरी तरह के रेशोज जो हैं वो लेवरेज रेशोज, फाइनेंशियल लेवरेज रेशोज होते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? एक्सटेंट टू विच द फर्म इज फाइनेंस्ड बाय डेट, यानी किसी कंपनी में जितना ज़्यादा डेट से फाइनेंस हुई हुई है उसकी फाइनेंशियल लेवरेज हम कहेंगे कि इतनी ज़्यादा है। तो फाइनेंशियल लेवरेज में जो रेशोज हैं वो है एक डेट टू इक्विटी रेशो और दूसरा डेट टू टोटल एसेट रेशो। इसको हम देखते हैं और पता चलते हैं। जो डेट टू इक्विटी रेशो है, जैसा कि नाम ही बता रहा है, डेट टू इक्विटी, यानी ऊपर डेट हम लिखेंगे जो हमारे टोटल है और नीचे शेयर होल्डर की इक्विटी। शेयर होल्डर की इक्विटी क्या है? ये वो पैसा है जो कि शेयर होल्डर्स का है और बिजनेस में मौजूद है। तो डेट टू इक्विटी रेशो हम निकालते हैं जी। ये देखें हमारे पास डेट्स कितने हैं। डेट्स जो हैं वो, डेट्स से मुराद यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म वाले डेट और ये जो करंट लायबिलिटीज है ये भी सारे का सारा डेट ही है। ठीक है, इसको हम जमा करके डिवाइड करेंगे किसके साथ? हम इसे शेयर होल्डर की इक्विटी के साथ करेंगे और शेयर होल्डर की इक्विटी आप देख लें यहाँ पे कितनी है। ठीक है, तो अब यहाँ देखें जी 1454000, ये कहाँ से आया है 15400? ये देखें, ये जो हमारा लॉन्ग टर्म डेट है ये कितना है 631, और जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो कितनी है? वो भी एक तरह का डेट है। इन दोनों को हम जब जमा करेंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर आता है, जिसको हम जब इसके साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेशो आती है 0.81 डेट टू इक्विटी रेशो। यानी इसका मतलब क्या है? अब इसको गौर करें, ऊपर डेट है, नीचे ओनर इक्विटी है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर ओनर का 1 रुपया लगा हुआ है, सॉरी 100 रुपया लगा हुआ है, तो हर ओनर के हर 100 रुपए के मुकाबले में 81 रुपए का डेट भी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि तकरीबन आधा आधा जितना वो ओनर का पैसा लगा हुआ है इतना ही जो है वो कर्ज है। तो अब ये रेशो खासी बड़ी नज़र आ रही है। तो इतना ज़्यादा कर्ज पर फाइनेंस होना शायद अच्छी बात नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें कि अगेन वही बात है कि हमें देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में क्या सूरत हाल चल रही है। हो सकता है इंडस्ट्री में इससे भी ज़्यादा हो, और दूसरी तरफ हमने ये भी चेक करना होता है कि देखें अगर डेट फाइनेंसिंग हो रही है, आप ज़्यादातर कर्ज पर चल रहे हैं आपकी कंपनी, तो ये बाज़ हालात में कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है। इसका मतलब है आप कर्जे का पैसा ले रहे हैं, अगर आपकी बाकी रेशोज ठीक हैं तो इसका मतलब है आप कर्जा ले रहे हैं लेकिन उसका ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोबारा से ये सवाल है कि सिर्फ इस रेशो को देखकर आप कुछ कंक्लूड नहीं करेंगे
जब तक आप इसका कंपैरिजन इंडस्ट्री से ना कर लें, नंबर एक, और इससे रिलेटेड जो दूसरी चीज़ें हैं उनके साथ इसे मिलाकर ना देख लें। ओके जी, दूसरी रेशो जो है वो फाइनेंशियल लेवरेज रेशोज में वो डेट टू टोटल एसेट रेशो है। डेट टू टोटल एसेट, आप टोटल डेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अगेन यहाँ पे देखें, ये हमारा टोटल डेट इस अमाउंट को और इस अमाउंट को जमा करके बनेगा, और जो टोटल एसेट्स हैं वो ये वाले हैं। ओके, तो ये देख लें इसका क्या जवाब आया। जब हमने इन दोनों नंबर्स को डिवाइड किया तो हमारे पास जवाब आया ये वाला 0.45। अब यहाँ देखें ऊपर क्या है, ऊपर है डेट, नीचे क्या है एसेट्स। अगर डेट ज्यादा होता और एसेट कम होते तो जवाब एक से ज्यादा आना था। अगर जवाब एक से नीचे आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि एसेट्स ज्यादा हैं और डेट थोड़ा है उसके मुकाबले में। कितना थोड़ा है, काफी थोड़ा है, यानी सिर्फ उसका आप समझ लें 45% है टोटल एसेट्स का। अब ये बात फाइनेंशियल जो इन्वेस्टर है या क्रेडिटर है उसके नुक्ता निगाह से बड़ी अच्छी है। यानी देखें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ये कंपनी कर्ज लेने के लिए आती है तो मैं देखता हूं कि इसकी डेट टू एसेट रेशो 45 है, तो अगर फर्ज कर लें ये कंपनी डूब भी जाए, डूबेगी तो फिर इसके एसेट्स बेच के तो इसके क्रेडिटर्स को पैसा दिया जाएगा। तो इसके एसेट्स अगर 100 रुपए के हैं और वो 45 के भी बेचे जाएं तो फिर भी जो तमाम क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा अदा हो जाएगा। तो ये रेशो जितनी कम होगी इन्वेस्टर के या क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें इन्वेस्ट करना या इसको क्रेडिट देना इतना ही सेफ होगा। ठीक है, तो अगेन मैं बता रहा हूं, आप देखें कि ऊपर क्या अमाउंट है और नीचे क्या, ऊपर कौन सा नंबर होता है और नीचे कौन सा नंबर है, और फिर उससे आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि ये रेशो ज़्यादा हो, इसकी वैल्यू तो अच्छी है, या थोड़ी हो तो अच्छी है, और फिर उसकी खुद से इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करें। उसके बाद जी एक कवरेज रेशोज होती है। कवरेज रेशो क्या होती है, फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ अ फर्म को रिलेट करती हैं इट्स एबिलिटी टू सर्विस और कवर देम। ठीक है, अभी बता देते हैं, जब वाजे हो जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसको हम टाइम्स इंटरेस्ट अर्नड भी कहते हैं। इसका फार्मूला है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसको EBIT कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये देख लेते हैं जी, हम इनकम स्टेटमेंट में देखें। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, नेट सेल्स, यानी जितनी भी आपकी सेल हुई है आपको सबसे पहले वो लिखी जाती है। उसके बाद आप उसमें से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालते हैं। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है कि जितनी आपने बेची हैं चीज़ें उसकी कास्ट कितनी थी, ये आपका ग्रास प्रॉफिट आ जाता है। इसमें से फिर आप जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह निकालते हैं, तो फिर हमारे पास आती है ये वाली अर्निंग। ये भी हमारी अर्निंग है, इसको हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कहते हैं, क्योंकि इस पर अभी ना तो हमने इंटरेस्ट निकाला है इसमें से, यानी जो हमने इधर उधर से कर्जे लिए हुए हैं और उस पर जो हम इंटरेस्ट अदा कर रहे हैं वो हमने अभी इसमें से नहीं निकाला, और इस पे पड़ने वाला टैक्स भी हमने नहीं निकाला। इस वजह से इसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं। अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या है कि हमने कुछ ना कुछ कर्जे लिए हुए हैं और हम उन कर्जों को वापस कर रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट अदा कर रहे हैं, तो ये वो इंटरेस्ट की अमाउंट है। अब अगर हम फार्मूले में पुट करें कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो है वो 400,000 थी, और जो इंटरेस्ट है ये देखिए 400,000 थी, और जबकि जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट का ये वाला इंटरेस्ट है, तो
इससे साथ करें तो हमारा जवाब आता है 4.71। ठीक है, ये जितना ज्यादा होगा, ये रेशो जितना ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये है कि हम इतनी आसानी से इंटरेस्ट अदा कर सकते हैं। यानी देखें कि नीचे इंटरेस्ट है, जो कि ऊपर हमारे पास क्या है, हमारी अर्निंग है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये नीचे वाली अमाउंट जितनी थोड़ी होगी और ये जितनी ज़्यादा होगी, ये इतना ही बड़ा होता जाएगा। और ये इतनी अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रेशो बड़ी होगी तो इसका मतलब ये है कि कंपनी बहुत आसानी के साथ इंटरेस्ट पे कर सकती है। ये अगर मैं क्रेडिटर हूँ तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। यानी इस कंपनी को मैं आसानी के साथ कर्जा दे दूंगा, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि इस कंपनी के पास खासी कैपेसिटी है कि ये इंटरेस्ट पे कर सकती है, तो मेरा इंटरेस्ट कहीं जाएगा नहीं। लेकिन याद रखें कि ये फैसला करने से पहले आपने इसको इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन भी करना है कि इंडस्ट्री में इस रेशो की क्या वैल्यू आ रही है। ओके जी, उसके बाद है जी एक्टिविटी रेशोज। एक्टिविटी रेशोज ये बताते हैं कि हाउ इफेक्टिवली द फर्म इज यूजिंग इट्स एसेट्स, कि फर्म अपने एसेट्स को कितनी इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रही है। इसमें एक होता है रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो क्या होता है कि एनुअल क्रेडिट सेल्स को आप डिवाइड करते हैं रिसीवेबल्स के साथ। अच्छा, अब देखें यहाँ पे, आप देखें तो यहाँ पे आपको कहीं पे क्रेडिट सेल्स नज़र आ रही हैं? नेट सेल्स कास्ट नहीं नज़र आ रही है। यहाँ हमारे पास क्रेडिट सेल्स की अलग से फिगर अवेलेबल ही नहीं है। तो इस सूरत में हम अस्यूम करेंगे कि जो जितनी भी सेल थी वो हमारी क्रेडिट पे हुई थी। हम इसी को अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो थी क्या, इसमें हमने यहाँ पे रिसीवेबल्स होंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल, अब ये देखें, एक ऐसी चीज़ है जिसका एक नंबर हमारे पास इनकम स्टेटमेंट से आ रहा है और दूसरा कहाँ से आ रहा है, बैलेंस शीट से आ रहा है। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है जवाब, कितना जवाब आता है जी, 5.89। अब इसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए ज़रा दोबारा से इसके फार्मूले पर गौर करें। ये है सेल्स और ये हैं रिसीवेबल्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल्स इतनी थी और रिसीवेबल्स इतने हैं, तो ये नंबर बड़ा आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने इतनी दफ़ा रिसीवेबल्स को जो है वो कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये नंबर भी जितना बड़ा होगा, जाहिर है इतनी अच्छी बात है। लेकिन ये फैसला आप इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन किए बगैर नहीं करेंगे। अच्छा, इसी को अगर हमने दिनों में बयान करना हो, अगर हमने दिनों में करना हो तो फिर भी बदल सकते हैं। देखें, अगर हम डेज इन द ईयर डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर। रिसीवेबल टर्नओवर क्या है कि आपने कितनी दफ़ा रिसीवेबल्स को कन्वर्ट किया है, यानी जो आपने पैसे लेने थे वो कितनी दफ़ा आपने साल में ले लिए। तो एक साल के लिए कैलकुलेट करना हो तो 365 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो डेज इन द ईयर डिवाइडेड बाई, अब ये देखें फार्मूला क्या था, एनुअल नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स। तो ये असल में फार्मूला यूँ होना था कि डेज इन द ईयर डिवाइडेड बाय एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स। तो ये जो नीचे वाला डिवाइडेड बाय था, जब हम उसे ऊपर लेकर चले गए तो ये रिसीवेबल्स ऊपर चले गए और एनुअल क्रेडिट सेल्स नीचे आ गई। जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं 5.89, तो ये हमारे पास जवाब आ जाता है 62 डेज। 62 डेज, इसका मतलब है कि हम 62 डेज में जो अपने रिसीवेबल्स होते हैं उनको वसूल कर लेते हैं। अच्छी बात है ये, यानी ये अच्छी ही नंबर नज़र आ रहा है। लेकिन अगेन आप ये फैसला नहीं करेंगे जब तक कि आप इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन ना कर लें।
इसी तरह इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो यहाँ पे थी, और फिर आपकी जो है इन्वेंटरी जो है वो यहाँ पे लिखी हुई होगी, ये इन्वेंटरीज हैं, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपके पास आता है 2.02, यानी आपने इन्वेंटरीज को 2 दफ़ा अपनी गुड्स में कन्वर्ट किया, 2 दफ़ा से। इसको भी आप नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं उसी तरह फार्मूले के मुताबिक जिस तरह आपने पीछे किया था। तो इससे जवाब आता था 181। 181 डेज का मतलब ये है कि 181 डेज में आप अपनी इन्वेंट्रीज को कन्वर्ट कर देते हैं उसमें, ठीक है। तो साल में तकरीबन 2 दफ़ा करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये अच्छा नंबर है, ये अगेन डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस क्या है, आपकी इंडस्ट्री में क्या, क्योंकि कुछ देखें कुछ प्रोडक्ट इस तरह की होती हैं जहाँ पे तेज़ी से कन्वर्ट होता है, और कुछ प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें तेज़ी से कन्वर्जन हो ही नहीं सकती, ठीक है। ओके जी, इसी तरह एक हमारे पास रेशो है टोटल एसेट और कैपिटल टर्नओवर रेशो। ये आप क्या करते हैं, नेट सेल्स को आप डिवाइड करते हैं टोटल एसेट्स के साथ, कि यानी आपके एसेट्स कितने हैं और उसके बदले में आप सेल कितनी कर रहे हैं। तो ये देख लें जी, आप जब इसको करते हैं, अब मैं दोबारा से वो आपको दिखाने के बजाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने वैसे ही नंबर लिख दिए हैं, आप यहीं से आप बाद में चेक कर सकते हैं। जब ये किया तो हमारे पास आया 1.23। 1.23 का मतलब ये है कि अगर आपने 1 रुपया लगाया हुआ है तो आप 1 रुपये और 23 पैसे की चीज़ें बेच रहे हैं, जो कि बज़ाहिर अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करेगा कि इंडस्ट्री में इतना कितना है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ जैसा कि नाम से ज़ाहिर है प्रॉफिट के बताते हैं। प्रॉफिट भी कई तरह के हो सकते हैं, मसलन एक ग्रास प्रॉफिट मार्जिन होता है। ग्रास प्रॉफिट क्या होता है, देखें यूँ समझें कि हम अगर कोई चीज़ फ़र्ज़ कर लें, मैं बना के बेच रहा हूँ, बर्गर बना रहा हूँ, ठीक है जी, फ़र्ज़ कर लें, और मैंने बर्गर 100 रुपये का बेचा है, तो बर्गर का जो अपना मटेरियल था जो मैं उसके लिए लेकर आया, उसकी कास्ट जो होती है वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। फ़र्ज़ कर लें उसमें जो भी अंडा और जो दूसरा बन वगैरह जो कुछ भी लगा है उसकी मिला जुला की कीमत बनती थी 70 रुपये, मैंने बेचा कितने में है, 100 में। सेल मेरी कितनी है, 100, और उस पे मेरा खर्चा कितना आया था, उसके मटेरियल पे जो था वो कितना आया था, 70। तो मेरा जो ग्रास प्रॉफिट होगा वो होगा 30। इसको ग्रास प्रॉफिट क्या कहते हैं, क्योंकि देखें असल प्रॉफिट तो इससे कम होता है। जब मैं बर्गर बना रहा हूँ तो बर्गर बनाने में सिर्फ उसका मटेरियल ही तो नहीं लग रहा, उस पर बिजली लग रही है, कोई अगर और ओवरहेड्स रखे हुए हैं, दुकान का किराया है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें तो वो तो अभी उसमें से निकली नहीं है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ग्रास प्रॉफिट कहते हैं। तो नेट सेल्स में से आप कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दें तो आपका ग्रास प्रॉफिट आता है, और ग्रास प्रॉफिट को अगर आप सेल से डिवाइड कर दें तो ये परसेंटेज टर्म में 32.9 आ रहा है इस केस में। 32.9 का क्या मतलब है, इसके फार्मूले पर गौर करें तो जितनी सेल है उसका 32% ग्रास मार्जिन है। इससे ये पता चलता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या कितना बुरा परफॉर्म, यानी अगर आपका ग्रास प्रॉफिट मार्जिन बहुत थोड़ा हो, इसका मतलब ये होगा कि आप अपने एसेट्स को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अगर ज़्यादा हो तो इसका मतलब है आप उन्हें ठीक से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन दोबारा आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको 32 आ रहा है और वो काफ़ी नज़र आ रहा है तो, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो वहाँ 32 से भी
ज़्यादा हो तो फिर आपकी परफॉर्मेंस तो ठीक नहीं है। तो आप जो भी रेशो होगा उसकी वैल्यू को इंडस्ट्री की वैल्यू के साथ कंपेयर तो करेंगे। इसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। नेट प्रॉफिट ये होता है कि जब आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दी, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी निकाल दिया, इंटरेस्ट वगैरह भी निकाल दिया, टैक्स भी निकाल दिया, तो फिर जो खालस आपके पास मुनाफा बचता है उसको आप कहते हैं नेट प्रॉफिट। और उसको सेल के साथ करें तो फिर आपको पता चलता है। तो अब अगर आप देखें कि यहाँ पे हम करें तो ये अब 5% है। अच्छा, यहाँ पे एक देखने वाली बात है, आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और टैक्स वगैरह देने से पहले 32% था सेल्स का आपका प्रॉफिट, और ये चीज़ें निकाल के रह गया है 5%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि या तो हमें टैक्स काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, या जो हमारे जनरल जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, या तो हम इंटरेस्ट कहीं के काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं। तो इससे अगर आप दोनों ग्रास प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से भी आपको कई दफ़ा अंदाज़ा होगा कि आप कहीं पे कोई, मिसाल के तौर पर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में कोई मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रहे। ओके जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक और चीज़ है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपके टोटल एसेट्स हैं और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, आपका जितना प्रॉफिट खालिस मुनाफा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और टैक्स वैक्स दे के सब जो खालिस मुनाफा बचा वो डिवाइडेड बाय आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट यानी आपके टोटल एसेट्स। तो ये इस केस में 6.18% आ रहा है कि यानी अगर आपने 100 रुपया लगाया हुआ है तो उस पर आप तकरीबन 6 रुपये 18 पैसे खालिस मुनाफा कमा रहे हैं, जो कि बज़ाहिर ठीक ही लगता है, लेकिन अगेन आपको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि क्या ये ठीक है या नहीं है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी प्रॉफिटेबिलिटी का एक चीज़ है। इसी तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस को आप शेयर होल्डर की इक्विटी के साथ करते हैं तो इससे जो जवाब आता है वो भी आपको पता चलता है कि जितनी ओनर ने पैसा लगाया हुआ है उस पर कितने परसेंट आपको रिटर्न आ रहा है। तो ये भी जितना ज़्यादा होगा इतना अच्छा होगा, लेकिन आपको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर भी करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये सारी डिस्कशन के बाद हमने देखा, ये हमने 2-3 जो चीज़ें देखी हैं उसको ज़रा दोबारा से समराइज कर लें। हमने कहा था कि बतौर ओनर, मैनेजर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर हमारा इंटरेस्ट कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ में होता है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में होता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखने के लिए सबसे पहले 3 बेसिक स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। लेकिन उनकी जो फाइनल फिगर्स होती हैं वो बाज़ औक़ात काफ़ी नहीं होती, जैसा कि हमने शुरू में ही एक मिसाल से देखा कि आपने इनकम स्टेटमेंट देखकर आपको लगा कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन जब आपने देखा कि इसने पैसे लगाए हुए कितने हैं और उसके साथ कंपेयर किया तो फिर तो पता चला कि ये नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही। तो उससे हमें मालूम हुआ कि बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ही सिर्फ रिलाय नहीं किया जा सकता उनकी जो फाइनल फिगर्स होती हैं, बल्कि मुख्तलिफ जो अकाउंटिंग नंबर्स हैं हमें उन्हें एक दूसरे से साथ कंपेयर करके रेशो निकाल के ज़्यादा बेहतर मालूमात मिलती है। ये जो हम काम करते हैं कि 2 अकाउंटिंग नंबर्स को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, एक को दूसरे पर डिवाइड कर देते हैं, इसको हम फाइनेंशियल रेशो कहते हैं। और फाइनेंशियल रेशो उसके बाद हमने कहा कि वो इनकम स्टेटमेंट के नंबर से भी बन सकते हैं, वो बैलेंस शीट के नंबर से भी बन सकते हैं, और वो इन दोनों के नंबर से एक नंबर इधर से लेके और एक उधर से लेके भी बन सकते हैं। कोई 5 किस्म के रेशोज आमतौर पर बन सकते हैं,
एक आपको बताते हैं कि आपकी कंपनी कितनी लिक्विडिटी है उसकी, एक आपको कोई उसके प्रॉफिट बताते हैं, कोई एक्टिविटी बताते हैं, कोई कवरेज बताते हैं, कोई आपकी फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जो भी रेशो कैलकुलेट की जाए उसकी अगर आप फार्मूले पर गौर करें अच्छी तरह से तो आपको फौरन समझ आनी शुरू हो जाती है कि अच्छा इसकी ज़्यादा वैल्यू हो तो अच्छी होगी या कम हो तो अच्छी होगी। तो आप फार्मूले पर गौर करेंगे तो आपको फौरन समझ आ जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने ये की थी कि जिस तरह से अकेली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई देख कर नहीं कहा जा सकता, इसी तरह से किसी एक रेशो को देख कर भी नहीं कहा जा सकता। आप कई एक रेशोज निकाल के उनको आमने सामने रख के देखेंगे तो फिर सही पिक्चर सामने आएगी। इसी तरह से हमने तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये की कि जब भी कोई फाइनेंशियल रेशो आप कैलकुलेट करेंगे तो उसको वो उसकी वैल्यू को आइसोलेशन में नहीं देखेंगे, बल्कि आप देखेंगे कि इंडस्ट्री में इस रेशो की वैल्यू आमतौर पर क्या आ रही है। तो अगर आपको किसी जगह अच्छी भी नज़र आ रही हो रेशो अपनी, लेकिन जब आप देखेंगे बाकी कंपनीज की तो उससे भी ऊपर है, तो फिर इसका मतलब होगा कि आपकी अच्छी नहीं है। तो ये मिसाल के तौर पर कुछ फाइनेंशियल रेशोज थी। मकसद आपको इसकी लॉजिक समझाना था और इस पर गौर करना था कि इसका आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई एक रेशोज हैं अगरचे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली यही हैं, उनको भी जब आपने इंटरप्रेट करना हो तो आपने यही करना है कि आपने उसके फार्मूले पर गौर करना है और फार्मूले पर गौर करके सोचना आपने शुरू करना है, तो आप पर वाज़ेह हो जाएगा कि ये किस तरह से हो सकता है। थैंक यू।